हेलो बच्चों, फील द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 11 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एमसीक्यू आपको बोर्ड की एग्जाम में और गुजकेट की एग्जाम में बहुत काम आएंगे। और बच्चों, बोर्ड में इस चैप्टर में से 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए और जो रिमेनिंग चैप्टर है उसके एमसीक्यू मैं रेडी करता हूँ। और बच्चों, अभी तक हमने 10 चैप्टर के एमसीक्यू के वीडियो बना के रखे हैं, तो ये आपने नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और बच्चों, ये जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो ये सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो बच्चों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है फोटोन डज नॉट प्रोड्यूस प्रेशर। सो बच्चों, जब फोटोन कोई सरफेस पर पड़ता है तो वो सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो यहाँ पे गिवन है फोटोन डज नॉट प्रोड्यूस प्रेशर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है फोटोन हैज एनर्जी HF। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट तो सही है। फोटोन हैज मोमेंटम HF अपॉन C, ये भी सही है। और रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो वो होगा फोटोन डज नॉट प्रोड्यूस प्रेशर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोसेंसिटिव सरफेस एंड डैश। सो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी वेलोसिटी एक तो फोटो सेंसिटिव सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है और दूसरी इनमें से किस पर डिपेंड करती है वो हमें फाइंड करना है। सो बच्चों, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता कैसे है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है वो फोटोन है। तो जब फोटोन यहाँ पे मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन को मिलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये किस पर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। और हमें पता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पे जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और जब ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तब यहाँ से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कम होगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेलोसिटी के साथ है। तो ये कैसे है, चलो समझते हैं। तो जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तब फोटोन की एनर्जी HF वो भी ज़्यादा होगी। तो जब फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ पे जो फोटोन है उसकी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे जब फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी तब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तब बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तब फोटोन की एनर्जी भी कम होगी। जब फोटोन की एनर्जी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देगा, तो बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब कम काइनेटिक एनर्जी होगी तब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कम होगी। तो यहाँ पे जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तब बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तब बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कम होगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा कि यहाँ पे जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिप्रेजेंट्स दैट डैश। सो बच्चों, ये हमने थियरी में पढ़ा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर।
Energy of photon is E equals to hf and its momentum is P equals to h upon lambda, where lambda is the wavelength of photon. With this assumption, speed of light wave is dash. सो बच्चों यहाँ पे फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम गिवन है और हमें लाइट की स्पीड फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल्स टू एच एफ, और यहाँ पे हम F को लिख सकते हैं C अपॉन लैम्बडा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है C इक्वल्स टू लैम्बडा F. और यहाँ पे H अपॉन लैम्बडा की वैल्यू हमें गिवन है. यहाँ पे H अपॉन लैम्बडा है मोमेंटम P, तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल्स टू पी सी, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट वेव. सो यहाँ पे हम C को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा C इक्वल्स टू E अपॉन P. सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कैथोड रेज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट enter in a electric field directed from north to south. They will deflect in dash. So बच्चों यहाँ पे ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है. और यहाँ पे जो कैथोड रे है, कैथोड रे क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम जा रही है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में. तो बच्चों हमें बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी. तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो फोर्स लगने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है वो यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट होगी. मतलब कि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम टुवर्ड्स नॉर्थ साइड डिफ्लेक्ट होगी. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दे विल डिफ्लेक्ट इन नॉर्थ. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. If photoelectric effect is not seen with the ultraviolet radiation in a given metal, photoelectrons may be emitted with the dash. सो बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए हम यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ करते हैं. तो अल्ट्रावायलेशन रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते. तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन यूज़ करना पड़ेगा, तभी चांसेस है कि फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर निकल सके और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें मिले. सो बच्चों इसके लिए यहाँ पे आपको ये सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा एक्सरे की होती है और उससे ज़्यादा गामा रेस की होती है. तो यहाँ पे जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ करते हैं तब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलती. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलने के लिए हमें इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन यूज़ करना पड़ेंगे. मतलब कि यहाँ पे हमें एक्सरे और गामा रेस यूज़ करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में है इंफ्रारेड वेव्स. तो यहाँ पे इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कम है, तो इंफ्रारेड से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बनेगी. रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी तो उससे भी कम है, तो इससे भी नहीं बनेगी. एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज़्यादा है, तो एक्सरे से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी एक्सरेस. और विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी वो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कम है, सो इससे भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सरेस. Photons of energy 1 eV and 2.5 eV successively illuminate a metal whose work function is 0.5 eV. The ratio of maximum speed of emitted electron is dash. सो बच्चों यहाँ पे फोटोन की एनर्जी हमें गिवन है
सो फोटोन की एनर्जी है E1 इक्वल्स टू 1 EV एंड E2 इक्वल्स टू 2.5 EV और मेटल का वर्क फंक्शन है 50 इक्वल्स टू 0.5 EV। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल्स टू E माइनस 50। सो बच्चों पहले हम फर्स्ट फोटोन के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे, बाद में सेकेंड फोटोन के लिए इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फोटोन के लिए इक्वेशन यूज करते हैं 1/2 mv² मैक्सिमम 1 इक्वल्स टू E1 माइनस 50 और E1 की वैल्यू है 1, 50 की वैल्यू है 0.5, तो हमें मिलेगा 0.5 EV। अब हम सेकेंड फोटोन के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं 1/2 mv² मैक्सिमम 2 इक्वल्स टू E2 माइनस 50 इक्वल्स टू E2 की वैल्यू है 2.5 और 50 की वैल्यू है 0.5, तो हमें मिलेगा 2 EV। और बच्चों यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लेते हैं। सो नाउ 1/2 mv² मैक्सिमम 1 डिवाइड बाय 1/2 mv² मैक्सिमम 2 इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे 1/2 कैंसल हो जाएंगे, mm कैंसल हो जाएंगे और यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 ये 2 और 2 हो जाएगा 1/4। सो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा v मैक्सिमम 1 डिवाइड बाय v मैक्सिमम 2 इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2। सो यहाँ पे रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। When frequencies of light f1 and f2 are incident on two identical photosensitive surfaces, maximum velocities of photoelectrons of mass m are v1 and v2, hence dash। So बच्चों यहाँ पे दो आइडेंटिकल फोटोसेंसिटिव सरफेसेस है, उस पर हम f1 एंड f2 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें फोटो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v1 एंड v2 है। तो हमें फाइंड करना है इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे 1/2 mv² इक्वल्स टू hf माइनस 50। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 है तो मैक्सिमम वेलोसिटी v1 है। सो फ्रीक्वेंसी f1 है तो वेलोसिटी v1 है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे ही हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा 1/2 mv² इक्वल्स टू hf2 माइनस 50। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो हमें मिलेगा 1/2 mv1² माइनस 1/2 mv2² इक्वल्स टू hf1 माइनस 50 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा hf2 माइनस 50। सो यहाँ पे हम m/2 को कॉमन लेते हैं। सो m/2 इन ब्रैकेट v1² माइनस v2² इक्वल्स टू hf1 माइनस 50 माइनस hf2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 50। सो यहाँ पे 50 कैंसल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा m/2 v1² माइनस v2² इक्वल्स टू h कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा h इंटू f1 माइनस f2। सो यहाँ पे हम v1² माइनस v2² को सब्जेक्ट बनाएंगे, v1² माइनस v2² और ये 2 ऊपर जाएगा और m नीचे, तो हमें मिलेगा 2h अपॉन m
इन ब्रैकेट F1 माइनस F2। सो बच्चों यहां पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मास ऑफ फोटोन इन मोशन इज डैश। सो बच्चों फोटोन जब मोशन में होता है तब उसका मास क्या होता है, तो वो मास फाइंड करने के लिए हम आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल्स टू mc²। सो यहाँ पे हम मास को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा E अपॉन c², और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है hf अपॉन c²। तो मास ऑफ फोटोन हमें मिला hf अपॉन c²। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Wavelength of an electron having energy 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डैश एंगस्ट्रॉम। सो बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एनर्जी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसकी वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। सो बच्चों यहाँ पे हमें मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। सो यहाँ पे हम p² को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा p² इक्वल्स टू 2mk। सो p इक्वल्स टू √2mk। तो ये मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं तो हमें मिलेगा h अपॉन √2mk। सो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 2। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 9.1 10⁻31 और k है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे 10 इंटू किलो है मीन्स 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो यहाँ पे 6.63 10⁻⁻34 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 29.12 इंटू, और ये पावर को आप सेट करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻46। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 6.63 और ये पावर को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻11 डिवाइड बाय 5.396। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.228 इंटू 10⁻11 इक्वल्स टू 0.1228 इंटू 10⁻10 मीटर। सो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में फाइंड करना है तो 0.1228 एंगस्ट्रॉम। सो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमें मिली 0.1228 एंगस्ट्रॉम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If the momentum of an electron is required to be same as that of wave of 5200 angstrom wavelength, its velocity should be dash meter per second। सो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और वेव का मोमेंटम सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ वेव। सो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंड वेव का मोमेंटम सेम है। सो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू mv और जो वेव होता है उसका मोमेंटम होगा h अपॉन लैम्बडा। तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा v इक्वल्स टू h अपॉन m लैम्बडा। यहाँ पे हम h की वैल्यू रखते हैं
6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेव की वेवलेंथ है 5200 एंगस्ट्रॉम, 5200, और इसको हम मीटर में लिखते हैं 10⁻10। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The Broglie wavelength of a proton and alpha particle is same. Dash physical quantity should be same for both. So बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है, तो इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दोनों के लिए सेम होगी? सो बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन के लिए मोमेंटम का इक्वेशन है मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा p, और अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर अल्फा पार्टिकल, सो अल्फा पार्टिकल के लिए मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा अल्फा। सो बच्चों यहाँ पे h की वैल्यू सेम है और लैम्बडा p और लैम्बडा अल्फा की वैल्यू सेम गिवन है, तो मोमेंटम की वैल्यू भी सेम होगी। सो यहाँ पे हियर लैम्बडा p इक्वल्स टू लैम्बडा अल्फा, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है, तो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम भी सेम होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द डी ब्रोली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज विल बी डैश। सो बच्चों प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है, तो हमें प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे डी ब्रोलीस वेवलेंथ का। तो फॉर प्रोटॉन डी ब्रोलीस वेवलेंथ होगी लैम्बडा p इक्वल्स टू h अपॉन mp vp, एंड फॉर अल्फा पार्टिकल ये डी ब्रोली वेवलेंथ होगी लैम्बडा अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन m अल्फा v अल्फा, और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ सेम है। सो गिवन दैट लैम्बडा p इक्वल्स टू लैम्बडा अल्फा, यहाँ पे लैम्बडा p है h अपॉन mp vp इक्वल्स टू लैम्बडा अल्फा है h अपॉन m अल्फा v अल्फा। सो यहाँ पे h कैंसल हो जाएंगे और यहाँ पे हम वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करते हैं vp अपॉन v अल्फा इक्वल्स टू m अल्फा अपॉन mp। जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो प्रोटॉन से 4 गुना होता है, सो यहाँ पे होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय mp। सो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कैंसल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 4। सो vp अपॉन v अल्फा इक्वल्स टू 4। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following physical quantity has the dimension of Planck constant? सो बच्चों इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है? तो बच्चों यहाँ पे पहले हमको प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन फाइंड करने पड़ेंगे और बाद में हम इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के साथ चेक करेंगे। सो प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल्स टू HF। यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट है, सो यहाँ पे हम H को सब्जेक्ट बनाएंगे तो H इक्वल्स टू E अपॉन F। E एनर्जी है और F फ्रीक्वेंसी है, सो एनर्जी के डायमेंशन हो गए m1 L2 T-2 डिवाइड बाय
सो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन है t-1। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा m1 L2 t-1। सो ये हो गए प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन। अब हम 1 बाय 1 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन इससे चेक करेंगे। सो पहली फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और फोर्स के डायमेंशन हमें पता है m1 L1 t-2। सो ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन और प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन डिफरेंट है, तो ये मैच नहीं होंगे। अब हम चेक करते हैं एंगुलर मोमेंटम के। सो एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन है L इक्वल्स टू mv/r। सो यहाँ पे मास है, सो मास के डायमेंशन हो गए m1, वेलोसिटी के डायमेंशन हो गए L1 t-1 और डिस्टेंस के डायमेंशन हो गए L1। सो यहाँ पे हमें मिलेगा m1 L2 t-1। सो बच्चों यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन और प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन सेम है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। A metal surface is illuminated by the photons of energy 5 eV and 2.5 eV respectively. The ratio of their wavelength is dash. So बच्चों यहाँ पे फोटोन की एनर्जी हमें गिवन है और हमें वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। सो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन है E1 इक्वल्स टू 5 eV एंड E2 इक्वल्स टू 2.5 eV, और हमें वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्बडा। सो यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पे H और C कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पे रेशियो लेंगे। नाउ E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल्स टू E2 की वैल्यू है 2.5 अपॉन E1 की वैल्यू है 5। सो यहाँ पे 2.5 कैंसल हो जाएंगे, सो हमें मिलेगा 1 अपॉन 2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1:2। A photon of frequency f has a momentum associated with it. If c is the velocity of light, this momentum is dash. So बच्चों यहाँ पे एक फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी f है और हमें फाइंड करना है मोमेंटम ऑफ दिस फोटोन। तो फोटोन का मोमेंटम का एक फॉर्मूला है मोमेंटम p इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। सो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hf अपॉन c। सो हमें फोटोन का मोमेंटम मिला p इक्वल्स टू hf अपॉन c। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज डैश इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो बच्चों यहाँ पे एक ग्रीन लाइट का फोटोन है और उसकी एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्बडा। यहाँ पे h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34, c है 3 इंटू 10⁸, एंड लैम्बडा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5000 इंटू 10⁻10। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3.975 इंटू 10⁻19 जूल। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 eV देन मोमेंटम इज डैश। सो बच्चों एक फोटोन की एनर्जी हमें गिवन है और उसका मोमेंटम हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे मोमेंटम P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन स्पीड। सो यहाँ पे एनर्जी है 10 eV,
सो यहाँ पे इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸8। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.33 इंटू 10⁻27 kg/s। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ फोटोन विल हैव लेस एनर्जी इफ इट्स डैश। सो बच्चों फोटोन की एनर्जी लेस कब होती है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन का इक्वेशन है E = hf और sc/λ। सो बच्चों यहाँ पे फोटोन की एनर्जी हमें लेस चाहिए, तो फोटोन की एनर्जी हमें लेस चाहिए तो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेशन में है। तो जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तभी फोटोन की एनर्जी कम होगी, और यहाँ पे जो फोटोन की वेवलेंथ है वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली रिलेटेड है। तो जब फोटोन की वेवलेंथ हम ज़्यादा रखेंगे तभी हमें फोटोन की एनर्जी कम मिलेगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करते हैं, एम्पलीट्यूड इज़ हायर, तो ये गलत है। फ्रीक्वेंसी इज़ हायर, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज़ लोअर, सो ये भी गलत है। ऑप्शन सी है वेवलेंथ इज़ लॉन्गर, तो ये सही है, हमें लॉन्गर वेवलेंथ यूज़ करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द बेस्ट मेटल टू बी यूज फॉर फोटो एमिशन इज डैश। सो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में इनमें से कौन सी मेटल सबसे बेस्ट है? सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में सीजियम मेटल सबसे बेस्ट है, क्योंकि सीजियम मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो सबसे कम होता है, जो होता है 50 = 2.14 eV। सो वर्क फंक्शन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन इस मेटल में से इजीली बाहर आ जाएंगे। सो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए बेस्ट मेटल सीजियम मेटल है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज इन फोटो सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। सो बच्चों फोटो सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Kmax = hf - 50। सो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो यहाँ पे फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी है द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इंटेंसिटी का कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम ऑप्शन सी भी एक बार देख लेते हैं, द नेचर ऑफ कैथोड। मतलब कैथोड पे कोई ना कोई मेटल होगी और मेटल का कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करती है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन मतलब नेचर ऑफ कैथोड पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन of 6.2 eV falls on an aluminium surface whose work function is 4.2 eV. The kinetic energy in joule of the fastest electron emitted is approximately equals to dash. So बच्चों यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी गिवन है। सो यहाँ पे एनर्जी है 6.2 eV। वर्क फंक्शन है 50 = 4.2 eV। सो यहाँ पे हमें फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, वो भी जूल में। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = E - 50। यहाँ पे E की वैल्यू है 6.2 eV - 4.2 eV। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 eV। सो इसको हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 × 1.6 ×
10⁻⁻19 जूल। सो हमें आंसर मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The threshold wavelength of sodium metal is 6800 एंगस्ट्रॉम। The work function is dash। सो बच्चों यहाँ पे सोडियम मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्बडा 0 इक्वल्स टू 6800 एंगस्ट्रॉम और हमें सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे वर्क फंक्शन φ0 इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्बडा 0। सो बच्चों ये वर्क फंक्शन हमें जूल में मिलेगा और हमें यहाँ पे ये वर्क फंक्शन का आंसर EV में लाना है। सो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को E से डिवाइड कर लेते हैं। सो हमें मिलेगा SC अपॉन लैम्बडा 0 E। तो ये आंसर हमें EV में मिलेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34, C है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्बडा 0 है 6800 इंटू 10⁻10 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.82 EV। सो यहाँ पे वर्क फंक्शन हमें मिला 1.82 EV। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The work function of a metal is 5 and the frequency of incident light is f. Then there is no emission of photoelectron when dash. So बच्चों एक मेटल का वर्क फंक्शन 5 है और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी f है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन ना हो उसकी कंडीशन क्या है वो हमें बतानी है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो उसकी कंडीशन है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सो फॉर नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो उसकी कंडीशन होगी एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन। सो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन है HF लेस देन वर्क फंक्शन। सो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा F लेस देन फाई अपॉन H। सो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ना हो उसकी कंडीशन है F लेस देन 5/h। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट कर्व बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज। सो बच्चों यहाँ पे हमें 4 ग्राफ दिए हुए हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी के। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। सो बच्चों हमने थियरी में पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हम चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव सेम वेवलेंथ इफ E is the energy of photon and P is the momentum of electron, then the magnitude of E upon P in SI unit is dash मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की वेवलेंथ सेम है। E है एनर्जी ऑफ फोटोन एंड P है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमें E अपॉन P की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे E है एनर्जी ऑफ फोटोन। सो एनर्जी ऑफ
फोटॉन, E इक्वल्स टू HF इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्बडा P। सो यहाँ पे लैम्बडा P है वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, P है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, P है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है P इक्वल्स टू H अपॉन लैम्बडा E। सो यहाँ पे लैम्बडा E है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों अब हम E अपॉन P का रेशियो फाइंड करेंगे। सो नाउ E अपॉन P इक्वल्स टू, E का फॉर्मूला है H C अपॉन लैम्बडा P एंड मोमेंटम का फॉर्मूला है H अपॉन लैम्बडा E। सो बच्चों यहाँ पे H कैंसल हो जाएंगे और लैम्बडा P एंड लैम्बडा E ये भी कैंसल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन की वेवलेंथ सेम है। सो यहाँ पे बचेगा C और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय डैश। सो बच्चों रेडिएशन का ड्यूल नेचर हम इनमें से किससे प्रूव करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिफ्रैक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम रेडिएशन का पार्टिकल नेचर प्रूव करते हैं। तो जब हमें रेडिएशन का पार्टिकल नेचर प्रूव करना है तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशन का पार्टिकल नेचर प्रूव होता है और डिफ्रैक्शन में रेडिएशन का वेव नेचर प्रूव होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिफ्रैक्शन। When a strong electric field of approximately is dash apply on the metal, the electron is pull out from the metal. सो बच्चों मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम मेटल पर कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये हमने थियरी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकालने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, जो है 10⁸ वोल्ट पर मीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन अलाउिंग द लाइट to be incident on photosensitive surface, the emission of electron take place nearly dash time interval। सो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट को फोटो सेंसिटिव सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन फोटो सेंसिटिव सरफेस में से बाहर आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के बाद फोटो सेंसिटिव सरफेस में से बाहर आते हैं? तो इसका टाइम हमने थियरी में पढ़ा है कि ये जो टाइम है वो है 10⁻⁹ सेकेंड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम इज 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। The value of de Broglie wavelength associated with it will be dash मीटर। सो बच्चों यहाँ पे एक 10 ग्राम की बॉडी है जो 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है। तो हमें उसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रोली वेवलेंथ फाइंड करनी है। सो बच्चों यहाँ पे डेटा है। सो मास गिवन है 10 ग्राम, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं 10 × 10⁻³ kg। सो ये हो जाएगा 10⁻² kg। वेलोसिटी है 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड और हमें दी ब्रोली वेवलेंथ फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे दी ब्रोली वेवलेंथ। लैम्बडा इक्वल्स टू H/mv। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। H की वैल्यू है 6.63 10⁻34 डिवाइड बाय मास है 10⁻² और वेलोसिटी है 2 ×
4। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.3 इंटू 10⁻⁻36 मीटर। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।